नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और आप लोग टेस्ट डेली देते होंगे और रिजल्ट भी अच्छा आता होगा। कहने का मतलब यह है कि 75% अप्रॉक्स कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा और टाइम देने की ज़रूरत है। अच्छे से ज़्यादा टाइम दीजिए। जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, वो आपके लिए बेटर है। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं याद हो पाता है, कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ता है उसको। 3 बार जब आप पढ़ेंगे तभी वो याद होगा। और जैसे अभी आप खुद एग्जाम्पल समझिए कि ABCD बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि बचपन में इतनी बार उसको रटा दिया जाता है कि आपको सोते जागते हर समय जो है ABCD बिना देखे बोल सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी चीज़ को जब आप बार बार पढ़ेंगे तभी आप उस चीज़ को लर्न कर पाएंगे। लर्निंग का यही तरीका होता है, याद करने का यही तरीका है कि आप जो है बार बार किसी चीज़ को पढ़िए तो वो याद हो जाएगा, ठीक है। और ITI करने के दौरान बहुत से बच्चे क्लास नहीं करते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि अब क्या करूं मैं, अब तो एग्ज़ाम आ गया। पढ़ाई को हमेशा जारी रखना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। आइए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, और पॉलीफेज सिस्टम। पॉली मतलब होता है बहु, बहु मतलब होता है अनेक, जैसे एक से ज़्यादा, ये समझिए, ठीक है, एक से ज़्यादा। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो ये सबको ही पता ही होगा, ठीक है। वह विद्युत धारा जिसका मान व प्रवाह दिशा एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती है, प्रत्यावर्ती या AC कहलाती है। हमारे देश में AC उत्पन्न करने की सामान्य आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कितना है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। याद रखिएगा 50 हर्ट्ज। हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है, 60 भी होता है, ठीक है। तो हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। AC का डिफिनेशन पता चल गया आपको। ये इसमें ये चीज़ पूछा जाता है कि भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 50 हर्ट्ज याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका वेव है, साइनोसोडियल वेव इन द टाइम ऑफ डोमेन, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट करंट, वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है, दिष्ट धारा या DC कहलाती है। बैटरी से जो मिलता है ना, वो DC ही होता है, ठीक है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकेंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या जो है, चक्रों की संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? एफ से, ठीक है। एफ से किससे डिनोट करते हैं? एफ से। एफ बराबर होता है 1/T। क्या होता है? देखिए एफ बराबर क्या होता है? 1/T। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब यहाँ समझ लीजिए, अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगा, ठीक है। अगर टाइम कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा होगा। 2πf, ये देखिए ओमेगा बराबर 2πf और एफ बराबर होता है ओमेगा 2π, ठीक है। आवृत्ति की इकाई साइकिल पर सेकंड, ठीक है, या हर्ट्ज होता है। अगर हर्ट्ज नहीं दिया है तो साइकिल पर सेकंड ऑप्शन में होगा, तो वो सही होगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए तो उसमें ये वाला फार्मूला आपको मिल जाएगा। F बराबर NP/20। ये आज आप याद कर लीजिए इसको।
F बराबर एन पी अपान में 120। एन जो है कुंडली के घूर्णन की गति है RPM, ठीक है। एन जो है कुंडली के घूर्णन की गति है प्रति मिनट में, और पी जो है पोलों की संख्या है, ठीक है। AC का समीकरण होता है sin ओमेगा टी, ठीक है। अब आगे देखते हैं तत्कालिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तत्कालिक मान जो है क्या होगा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टता का किसी भी पल पर मान उसका तत्कालिक मान कहलाता है, ठीक है। अब पीक वैल्यू देखते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टता का मान ऋण दिशा में अधिकतम मान ही उसका क्या कहलाता है, वोल्टता का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान ही उसका क्या कहलाता है, शिखर मान, ठीक है। जैसे ये पीक वैल्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। RMS मान और AC का वह मान जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितनी उतनी ही समय में DC उत्पन्न करती है। ये RMS का देखिए, या तो फुल फॉर्म पूछेगा इसमें रूट मीन स्क्वायर, या तो ये डिफिनेशन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से किसका परिभाषा है। तो याद कर लीजिएगा, RMS मान AC का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितनी उतनी ही समय में DC उत्पन्न करती है। आगे देखते हैं। अब ये जो वैल्यू है आप 2 बार 3 बार जितनी बार आप ट्रिक कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा IRMS होगा 0.707 I मैक्स, ठीक है। उसके बाद ERMS होगा इक्वल टू 707 मैक्स। ये आपको याद होना ही चाहिए, ये आप हर पेपर में देखने को मिलेगा आपको लगभग, ठीक है। या 1/√2 I मैक्स होगा और 1/√2 E मैक्स होगा। इन दोनों में से कोई चीज़ भी दे सकता है, तो याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ये वाली पॉइंट को भी। अब आगे देखते हैं, सभी वैद्युतिक मापक यंत्र AC RMS का मान ही दर्शाते हैं। ये वाली लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पूछता है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सा वैल्यू दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा RMS वैल्यू ही दर्शाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रत्यावर्ती मान। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के आधे चक्र में तत्कालिक मानों का औसत मान जो है, एवरेज वैल्यू जो है, देखिए ये जो है आपका I एवरेज, ठीक है, 637 I मैक्स, और E एवरेज जो होगा 0.637 मैक्स। अब आपको ध्यान में बैठाना है, RMS वैल्यू में 707 है और एवरेज वैल्यू में 637 है। याद कर लीजिए, इन दोनों में जब आ जाता है एवरेज वैल्यू लिखा रहेगा, वहाँ पे भी आप यही वाला ट्रिक करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब दोनों में डिफरेंस है तो याद भी डिफरेंस होना चाहिए ना। तो ये आपको गलत नहीं करना है, ये RMS वैल्यू है और ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये नीचे वाला। गणनाओं आदि में AC का औसत मान ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गणनाओं में। वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो वैल्यू दर्शाते हैं वो RMS वैल्यू दर्शाते हैं, और गणनाओं आदि में AC का मान जो है औसत मान ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, शिखर गुणांक एवं श्रृंख गुणांक, पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के शिखर मान एवं RMS मान के अनुपात के पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं, ठीक है, ये भी पूछता है।
तो पीक फैक्टर का मान कितना होगा 1.414, कितना होगा 1.414, कितना होगा 1.414, ठीक है। रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर, देखिए ये सब वैल्यू जो है ना एकदम याद होना चाहिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपका। कई बार लड़कों से आप सुने भी होंगे कि यार एक नंबर से इस बार रुक गया था, तो ये जो एक नंबर है ना बहुत घातक हो जाता है, इसलिए इसको याद करके रखिए। शेखर गुणांक कितना होगा 1.414, और रूप गुणांक जो है फॉर्म फैक्टर जो है इसका होता है 1.11। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं, किससे? केएफ से। फॉर्म फैक्टर का जो है 1.11 होता है। अब देखिए मैंने एक वीडियो में भी बताया था, जहाँ पे ऐसे स्क्वायर में कोई चीज़ दिया हो तो वो समझिए कि परीक्षा की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट है, वो चाहे क्लास 2 का हो या क्लास 12 का, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। अगर इसमें ऐसे दिया स्क्वायर करके तो समझिए वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सिग्नल्स जो हैं वेव जो है, अब देखिए किस किस प्रकार के हैं, जैसे साइनोसोडियल है और HW, FW और रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर। अब इसमें समझिए कि अगर इस टाइप का हमारा वेव है, ठीक है, तो उसके लिए आरएमएस वैल्यू क्या होगा और एवरेज वैल्यू क्या होगा, फॉर्म फैक्टर क्या होगा और पीक फैक्टर क्या होगा। तो अभी हम पढ़ रहे थे हम लोग कि जो साइनोसोडियल वेव है उसके लिए आरएमएस वैल्यू होगा IM अपॉन में √2, IM अपॉन में √2, IM अपॉन में √2, ठीक है। एवरेज वैल्यू होगा 2IM अपॉन में पाई, ठीक है, 2IM अपॉन में पाई। फॉर्म फैक्टर का वैल्यू जो होगा, अब इन दोनों में डिफरेंस समझिए कैसे, आप याद कैसे करोगे। जैसे देखिए पीक मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है, तो ये 1.4 जो है 1.11 से इससे जो है ये ज़्यादा है, तो याद कर लीजिएगा अगर पीक वैल्यू आएगा तो याद करिएगा दिमाग में कि मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट है तो हाईएस्ट क्या 1.4 है और 1.1 जो है थोड़ा लोएस्ट है, तो याद रखिएगा पीक वैल्यू 1.414 होगा और फॉर्म फैक्टर 1.11 होगा, ठीक है। अब देखिए HW में क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होगा आपका IM अपॉन में 2 और एवरेज वैल्यू होगा IM अपॉन में पाई। फॉर्म फैक्टर होगा, ये वाला तो पूछता है आपका, ठीक है, ये वाला पूछता है, रेक्टेंगुलर भी पूछा हुआ है और ट्रायंगुलर भी पूछा हुआ है। देखिए मैंने ट्रिक का निशान लगाया हुआ है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर जो है 1.57 और पीक फैक्टर 2 होता है। FW में क्या है, IM अपॉन में √2, ठीक है, और IM अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है, HW है तो यहाँ पे जैसे ये HW जो है ये फुल वेव है और ये HW हाफ वेव है और ये फुल वेव है, ठीक है। हाफ वेव में देखिए IM अपॉन में पाई है और फुल वेव में 2IM अपॉन में पाई है, ठीक है, HW और FW। अब पूछता है कि फुल वेव में फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिएगा चाहे साइनोसोडियल हो या FW हो, ठीक है, तो उसका जो मान है इक्वल है दोनों में, ठीक है, दोनों में मान क्या है, इक्वल है आपका, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब जैसे रेक्टेंगुलर में क्या होगा, रेक्टेंगुलर में देखिए IM होता है, आरएमएस वैल्यू ओनली IM होगा और एवरेज वैल्यू IM होगा, फॉर्म फैक्टर का मान 1 हो जाता है। अब क्वेश्चन में पूछेगा अगर हमारा वेव रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर का मान क्या होगा, तो 1 होगा, ठीक है।
फिर पूछेगा पिक फैक्टर अगर पूछ दिया तो उसका भी मान 1 होगा, याद रख लीजिए। अगर ट्रायंगुलर पूछता है तो आई एम अपॉन में √3, फिर आई एम अपॉन में 2 एवरेज वैल्यू है। फॉर्म फैक्टर जो है 1.16 और पिक फैक्टर जो है 1.73 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मुझे उम्मीद है ये चार्ट समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इन फेज जब दो प्रत्यावर्ती राशियाँ जैसे विद्युत धारा एवं वोल्टता साथ साथ बढ़ती घटती हुई एक ही समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचती हैं तो इन फेज राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इन फेज। जब दोनों करंट और वोल्टेज, ठीक है, करंट और वोल्टेज जो है एक साथ शिखर पर, ठीक है, पहुंचती हैं तो वो क्या है? इन फेज राशियां कहलाती हैं, यानी इनके बीच का योग जो है 0 होगा। तो ये इसमें पूछेगा क्वेश्चन कि किस केस में फेज और वोल्टेज का योग जो है 0 होता है? तो इन फेज में। किस केस में? इन फेज में। ठीक। आउट ऑफ फेज जो है जब दो प्रत्यावर्ती राशियां साथ साथ बढ़ती घटती हैं तो कुछ अंशों के अंतर का अपने साथ शिखर मान पर पहुंचती हैं तो आउट ऑफ फेज कहलाता है। ठीक है, ये अंग्रेजी के सेंटेंस से ही पता चल जा रहा है कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। ठीक, अगर दोनों राशियों के बीच का अंतर 90 हो तो वे क्वाड्रेचर कहलाते हैं और 180 हो तो एंटी फेज कहलाते हैं। ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगर दोनों राशियों के बीच का अंतर 90 हो तो क्वाड्रेचर कहलाते हैं और 180 हो तो एंटी फेज कहलाते हैं। याद कर लीजिएगा इसको। अग्रगामी और पश्चगामी, लीडिंग एंड लैगिंग, ठीक है, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुँचे तो लीडिंग राशि कहलाती है। लीड करना है, जिसे बोलते हैं ना, लीडर हैं ये। तो जो आगे है उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, लीडिंग राशि। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुँचती है तो लैगिंग राशि होती है। ठीक है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिस एसी परिपथ में केवल प्रतिरोधक ही संयोजित होता है वह शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें विद्युत धारा और वोल्टता इन फेज में होते हैं। ये भी पॉइंट याद कर लीजिए। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वैद्युतिक शक्ति की गणना डीसी परिपथों की भांति होती है। ठीक है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है, मतलब पावर फैक्टर जो है 1 होता है। कितना होता है? पावर फैक्टर 1 होता है। इंडक्टर और चोक, ठीक है, वैसे तो प्रत्येक प्रत्यावर्ती विद्युत धारावाही चालक में इंडक्टेंस विद्यमान होता है। जब चालक को कुंडली के रूप में लपेटकर एक नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने के लिए पुर्जे का रूप प्रदान कर दिया जाता है तो इंडक्टर या चोक कहलाता है। अब इंडक्टेंस पढ़ते हैं। एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है इंडक्टेंस कहलाता है। एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जितनी बार ट्रिक लगाना है आप लगा लीजिएगा, बट मेरा ये है कि आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी प्रतीक जो है यल है, मतलब इसको यल से डिनोट करते हैं, सिंबल इसका यल है। और मात्रक हेनरी होता है। मात्रक क्या होता है? हेनरी। तो इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। और इसको दर्शाते कैसे हैं? यल से। कैसे दर्शाते हैं? यल से। आगे देखते हैं। प्रतिरोधकों की भांति इंडक्टर्स को भी समूहन की जरूरत पड़ती है जिसका तुल्य इंडक्टेंस निम्न विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। श्रेणी में अगर है तो LT मतलब टोटल इंडक्टेंस होगा L1, L2, L3 डॉट N। N का मतलब ये हो जाता है कि कितना भी हो, 10, 5, 20, 100, 50, इस तरीके से
समांतर जो है समांतर कर में 1/t हो जाएगा। तो ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये जो इंडक्टर है इसको यल से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक जो है हेनरी होता है। ठीक है, अगर इसको क्वेश्चन में दिया है कि जैसे रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टर्स लिख दिया तो उसको आपको सॉल्व तो इस फार्मूले पे करना है। ठीक है, LT = L1 + L2 अगर सीरीज में दिया है, तो अगर समांतर में दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाइए फिर। ठीक है, प्रेरित प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। प्रेरित प्रतिघात जो है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसका प्रतीक XL होता है, मात्रक ओम होता है। याद कर लीजिएगा इसको। अब XL बराबर फार्मूला होता है। ठीक है, XL = 2πf × L। देखिए ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीधे सीधे ऐसे पूछता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या होगा, तो XL = 2πf × L। F जो है फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट जो है हर्ट्ज होता है और इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। ठीक है, इंडक्टर युक्त परिपथ में विद्युत धारा की गणना करने के लिए, ठीक है, IL बराबर याद कर लीजिएगा, ये पूछा हुआ है एक बार, V/XL। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। IL बराबर विद्युत धारा एम्पियर में, वोल्ट V बराबर वोल्ट था। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट, केवल इंडक्टर या चोक युक्त परिपथ जो है शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। वैसे कोई भी परिपथ शुद्ध इंडक्टिव नहीं होता, क्योंकि परिपथ में प्रयुक्त चालकों में कुछ न कुछ प्रतिरोध होता ही है। ठीक है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा वोल्टता से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। ये वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है, 90 डिग्री पिछड़ जाती है प्योर इंडक्टिव सर्किट में। ठीक है, शुद्ध कंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। देखिए मैंने इसको पेन से ऐसे मार्क किया ना, तो आप अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी हूँ कि आप जब पढ़िए तो उसको एक पेन ले लीजिए, चाहे वो रेड कलर का हो, ब्लैक कलर का हो, उसको ऐसे तरीके से मार्किंग करते चलिए। मतलब एक बार करना है, बार बार नहीं, एक बार ऐसे करते चलिए। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए शुद्ध कंडक्टिव परिपथ का जो है शक्ति गुणांक 0 होगा। और यहाँ पे आपने देखा था शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है। अब ये देखिए, अगर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ पूछा है तो उसका जो पावर फैक्टर 1 होगा। अगर वहीं पूछ दिया आपका शुद्ध कंडक्टिव परिपथ का पावर गुणांक तो 0 होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं संधारित्र कैपेसिटर। किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई 2 चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति जो वैद्युतिक आवेश एकत्रित कर सके संधारित्र कंडेंसर कहलाते हैं। संधारित्र ऊर्जा को विद्युत स्रोत से संचित रहता है। संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचित करता है। कैपेसिटेंस है AC परिपथ का वह गुण जिसके कारण वोल्टता मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, धारिता कहलाता है। इसका प्रतीक C है और इसका मात्रक फैराड होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के लिए किसी संधारित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसका प्रतीक जो है XC होता है, प्रतीक जो है XC होता है। ठीक है, और इसका यूनिट जो है ओम होता है। अब XC बराबर होता है 1/2πfc, 1/2πfc। ठीक है,
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है एफ और सी जो है धारिता है फैरेड। आई बराबर होता है भी अपन में एक्स सी। ठीक है, अब देखिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, अभी ऊपर देख रहे थे प्योर कंडक्टिव सर्किट, अब देखेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। केवल संधारित्र युक्त एसी परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहलाता है। वास्तव में कोई भी परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट नहीं होता, क्योंकि चालक के तारों में कुछ न कुछ प्रतिरोध होता ही है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टता विद्युत धारा से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। अब इसमें जस्ट अपोजिट है, उसमें करंट जो है पिछड़ता था, इसमें वोल्टेज। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, उसमें करंट पिछड़ जाता था और इसमें वोल्टेज पिछड़ता है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। शक्ति गुणांक का मतलब पावर फैक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं प्रतिबाधा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जो है किसी एसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए विद्यमान कुल अवरोध जो है इम्पीडेंस कहलाता है। किसी एसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए विद्यमान अवरोध जो है इम्पीडेंस कहलाता है, जिसका प्रतीक जेड होता है। ठीक है, और इसका मात्रक ओम होता है। इम्पीडेंस ट्रेगल इम्पीडेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस एवं रिएक्टेंस से बनता है। ठीक, आरएल सीरीज आरएल सर्किट, इस परिपथ में प्रतिरोधक तथा इंडक्टर श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। आर एल, देखिए आर और एल, और कर रहा है सीरीज सर्किट। सीरीज में आपको पता है, देखिए कनेक्शन देख के पता चल रहा होगा। तो ये आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ये इंडक्टर। ठीक है, ये आपका आरएल सर्किट हो गया। अब यदि आर परिपथ का कुल प्रतिरोध और एक्सएल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, तो जेड इम्पीडेंस का फार्मूला हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि विद्युत के पिछड़ने का कोण जो है फाई द्वारा दर्शाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कास फाई बराबर आर बाई जेड। क्या होगा, ये तो कई बार पूछा हुआ है, फार्मूला ही पूछता है। पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होगा, कास फाई इक्वल टू आर बाई जेड। शक्ति व्यय जो होगा P बराबर वी आई इंटू कास फाई, वी आई इंटू कास फाई। ठीक है, श्रेणी आरसी परिपथ में अभी हम लोग ऊपर देखे थे आरएल, अब देखेंगे आरसी। इस परिपथ में प्रतिरोधक और संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। जैसे देखिए ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो सीरीज में लगे हैं। यदि आर परिपथ का कुल प्रतिरोध और एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो तो जेड बराबर हो जाएगा आपका। इसमें देखिए आपको याद कैसे करना है, अगर जैसे यहाँ पे आरएल सर्किट पूछेगा तो आपको याद कर लेना जेड इक्वल टू आर स्क्वायर, तो दोनों में है, प्लस वहाँ पे एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, यदि विद्युत धारा के आगे बढ़ने से कोण को फाई द्वारा दर्शाया जाए तो कास फाई बराबर आर बाई जेड होगा। शक्ति व्यय बराबर पी वी आई इंटू कास फाई। अब आरएलसी सीरीज में आरएलसी सर्किट देखते हैं। रेजिस्टेंस और इंडक्टर और संधारित्र तीनों एक साथ को अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा, यदि प्रतिरोधक आर, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी हो तो इम्पीडेंस बराबर हो जाएगा, आपका फार्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर एक्सी का स्क्वायर। इसका देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू पहले होगा, जो वैल्यू बड़ा होगा उसमें से घटेगा। जैसे सपोज करिए कि अगर ये वैल्यू बड़ा है तो इसमें से घटा देंगे। उपरोक्त चिन्ह का तात्पर्य अंतर अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का घटा के
मान प्राप्त करना है। मतलब अगर ये बड़ा होगा तो ये पहले आ जाएगा और ये बड़ा होगा तो ये पहले आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक्सएल अगर बड़ा है तो उसको पहले लिख देंगे, अगर एक्ससी बड़ा है तो उसको पहले लिख देंगे। ठीक है, यदि धारा तथा वोल्टेज का फेज अंतर फाई हो तो पावर फैक्टर हो जाएगा cos फाई बराबर R/Z। और देखिए ये जो फार्मूला है ये तीनों में सेम है, मतलब RL के लिए भी और RC के लिए भी और RLC सर्किट तीनों के लिए सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं रेजोनेंस। किसी श्रेणी RLC परिपथ में वह स्थिति जिसमें XL इक्वल टू XC हो जाए तो रेजोनेंस कहलाती है, और ऐसा परिपथ श्रेणी रेजोनेंस परिपथ कहलाता है। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस परिपथ में कुल रेजोनेंस शून्य, रिएक्टेंस शून्य हो जाएगा तथा इम्पीडेंस परिपथ में कुल प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, इसका फार्मूला होगा Z इक्वल टू √R² प्लस XL, ठीक है, माइनस XC का होल स्क्वायर है। ठीक है, आभासी शक्ति देखते हैं, अपरेंट पावर। एसी परिपथ में धारा वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मानों के गुणनफल VI को आभासी शक्ति कहते हैं। इसे VA एम्पियर से व्यक्त करते हैं और बड़ी इसकी इकाई जो है KVA है। अपरेंट पावर की इकाई जो है KVA होता है। ट्रू पावर एसी परिपथ में आभासी शक्ति और शक्ति गुणांक के गुणनफल को वास्तविक शक्ति कहते हैं। तो VI cos फाई इक्वल टू W से व्यक्त करते हैं, और W जो है वाट है, इसको किलोवाट में दिखाते हैं। रिएक्टिव पावर आभासी शक्ति VI और धारा वोल्टता के फेज को कोण को साइन फाई के गुणनफल VI साइन फाई को प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। इसे वाटहीन शक्ति वाटलेस पावर भी कहते हैं। इसकी इकाई प्रतिकारक वोल्ट VAR और प्रतिकारक किलोवोल्ट एम्पियर होता है। शुद्ध, अब देखिए ये इसमें पूछता है, एक बार पूछा था ऐसे, ये दोनों दे दिया था तो यहाँ पे वैल्यू पूछा था। ठीक है, तो KVA KVAR और KW शुद्ध प्रेरकत्व और संधारित्र परिपथों में शक्ति व्यय शून्य होता है। ऐसे परिपथों में शक्ति व्यय प्रतिरोधक के कारण ही होता है। प्रतिकारक शक्ति VI साइन फाई कोई उपयोगी कार्य नहीं करता। अब देखते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात जो है पावर फैक्टर कहलाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि लगभग एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही देखने को। तो पावर फैक्टर बराबर होता है वास्तविक शक्ति अपान में आभासी शक्ति। तो वास्तविक शक्ति जो है VI cos फाई और आभासी शक्ति VI, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, आभासी शक्ति और प्रतिकारक शक्ति। ठीक है, और वास्तविक शक्ति। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक शक्ति आपका VI cos फाई अपान में VI, तो VI से ये VI से VI कट गया, अब आपका बचा cos फाई। अब देखते हैं दूसरे शब्दों में एसी परिपथ में वोल्टता एवं विद्युत धारा के बीच बने कोण को कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं। ये भी पावर फैक्टर का ही डिफिनेशन है। ठीक है, एसी परिपथ में प्रतिरोध और इम्पीडेंस का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। ये भी आपका एक पावर फैक्टर का ही डिफिनेशन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। किसी उपभोक्ता के लिए सामान्यतः 0.95 पश्चवर्ती सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणक है। ये पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। किसी उपभोक्ता के लिए सामान्यतः
0.95 पश्चवर्ती सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणांक है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे जो है आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।